बच्चों, रोटेशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन देख चुके थे। हमने सारे फॉर्मूले लिख लिए थे और उन्हें याद करने की कोशिश करी थी। अभी फिलहाल हम क्लास 11th में ज़्यादा फॉर्मूले की प्रूविंग नहीं करेंगे, एक दो प्रूविंग आपको कराएंगे। फिर हम लोग जब सेकेंड राउंड में रोटेशन पढ़ रहे होंगे तब हम मैक्सिमम प्रूविंग करेंगे। वहाँ पर हम अच्छे खासे इंटीग्रेशन वगैरह जान जाएंगे तब तक। पर कुछ हम इंटीग्रेशन आपको, कुछ कैलकुलेशन हम आपको प्रूविंग करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो कुछ केसेस और देख लेते हैं। मैं आपको फॉर्मूले याद दिला देता हूँ। रॉड के दो फॉर्मूले बच्चों पढ़े थे, याद है किसी को? कौन कौन से? एक को पढ़ा था ml sin, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था ml sin ml स्क्वायर बाई 3 एंड पॉइंट से गुजरने वाली एक्सिस जो कि लेंथ के परपेंडिकुलर होती थी। याद आ रहा है ना? यस सर। विष्णु जी आपको देवता महोदय क्लास नहीं करती इसलिए बहुत नालायक होते जा रहे हो, क्लास नहीं कर रहे हो। मिड पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस जो परपेंडिकुलर होती थी श्रेया जी, उसका क्या होता था? थिन रॉड का ml स्क्वायर बाई 12। याद है कि नहीं? और जब इंक्लाइन कर देते थे थीटा एंगल में तब n अगर एंड पॉइंट से गुजर रही है तो l के स्थान पर l sin थीटा कर देते थे। देवांशी जी याद है? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोगों ने रिंग की परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ी थी, mr स्क्वायर। डिस्क की सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस mr स्क्वायर बाई 2। याद है कि भूल गए? सर भूलने में तो हम माहिर हैं, भूलते ही रहते हैं। सॉलिड स्फीयर की सेंट्रल एक्सिस 2/5 mr स्क्वायर। हॉलो स्फीयर की सेंट्रल एक्सिस 2/3 बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ पढ़ा था? हॉलो कोन mr स्क्वायर बाई 2। सॉलिड कोन 3/10। और कुछ पढ़ा था? और कुछ नहीं पढ़ा था? तो एक और लिख लो फिर लगे हाथों। इसकी भी प्रूविंग अभी नहीं करेंगे, अभी वक्त और मौका दस्तूर नहीं है। ये ट्रायंगुलर प्लेट अगर है इस एक्सिस के अबाउट, इस बेस के अबाउट अगर हमें घुमाना हो और इस पे अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए और इसकी हाइट h है तो mh स्क्वायर डिवाइड बाई 6 ये हमारा ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ध्यान रखिएगा, जिस एज के अबाउट आप रोटेट करोगे उस एज के सामने वाली वर्टेक्स से ड्रॉप किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ h, तो mh स्क्वायर डिवाइड बाई 6 के बराबर आए। राइट बेटा? यस सर। इस तरह से आप इस कैलकुलेशन को करो, ठीक है? तो ये भी एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने प्लेट नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले बताऊंगा। रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? देखो बेटा, मान लेते हैं ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है पतली सी, और ये वाली साइड लेंथ a है और ये वाली साइड लेंथ b है। इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इस बॉडी को रोटेट करें तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा? तो इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड रोटेट करेगा। अब देखो ये शीट जो है इसे हम पतली पतली रॉड्स से मिलके बना ऐसे मान सकते हैं। सोचो एक ये रॉड निकाल दी, फिर ऊपर से एक और रॉड निकाल दी, मान सकते हैं कि? यस सर। तो इसको बहुत सारी रॉड से मान सकते हैं। इस तरह की अगर हम रॉड माने तो आप खुद सोचिए कि जो हर रॉड होगी, इस हर रॉड का मास अगर dm मान ले, एलिमेंट का मास, ये एलिमेंट एक हमने रॉड मान ली, इसका मास dm मान ले, तो इस रॉड की लेंथ क्या होगी? तो ये वाली रॉड जो रोटेट होगी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी, तो एक रॉड अपने एंड पॉइंट से गुजरने वाली लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जब रोटेट होती थी तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता था? ml स्क्वायर बाई 3। तो dm a स्क्वायर बाई 3 आएगा, ठीक है? और बस अब आप ऐसे सोचो ना, ऐसे कई रॉड्स होंगी ना, तो आप देख के लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ di या समेशन ऑफ ऑल di's। a स्क्वायर बाई 3 तो सब में कॉमन आएगा और इसका dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? n, यानी कि वही हो जाएगा जो एक रॉड का है ma स्क्वायर बाई 3। बताओ बेटा? यस सर। इसका मतलब इसे इसका मास मान लो dm सबका बहुत सारे dm है ना,
सभी डीएम का डीएम ए स्क्वायर बाई 3 प्लस अनदर डीएम ए स्क्वायर बाई 3 अनदर डीएम ए स्क्वायर बाई 3, ए स्क्वायर बाई 3 कॉमन आ जाएगा, सारे डीएम्स जुड़ जाएंगे तो एम हो जाएगा ना बेटा। यानी कि शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रॉड से थिन रॉड से रिलेट करके निकालेंगे। बताओ बेटा कोई दिक्कत आ रही है इसमें? इसी प्रकार से जरा गैस करके मुझे बताइए कि अगर ये शीट है, लाइन का मतलब मास है यहाँ पे, और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, सेम शीट है, ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ नहीं 12, तो क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाई, क्योंकि ये जब हम इसे रॉड्स में ब्रेक करेंगे ऐसे तो हर रॉड के मिड पॉइंट से पास हो रही है। बताओ बेटा, एनी डाउट? लिखते चलो। इसी तरह से थोड़ी छोटी प्लेट बना लेते हैं। ये बी है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसे रोटेट करें, इस एक्सिस के अबाउट, देखो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो रॉड इस तरह से मानोगे, हर रॉड की लंबाई क्या होगी? बी। बताओ। तो रॉड के एंड पॉइंट से एक्सिस पास हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई 3। और इसी तरह से MB स्क्वायर बाई 12, एम बी स्क्वायर बाई, बताओ बेटा। वेरी गुड। यानी कि जो रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम रॉड से रिलेट करके निकाल सकते हैं। लिखो फटाफट, लिख लो बेटा। रुक जाओ कोई। तो ये बताओ बच्चों कि रेगुलर बॉडीज तो सारे में पट गए, है ना? यस सर। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा प्रूविंग पे बात कर लेते हैं ना। तो यूनिफॉर्म थिन रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? रॉड का करेंगे हम प्रूविंग, डिस्क का करेंगे और स्फीयर का। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्म के क्वेश्चंस बनते हैं जी। रॉड कर चुके हैं, रॉड हो चुका है, प्रूविंग कर चुके हैं, रॉड हो गई है, लैम्डा का फंक्शन दिया था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो गई है, दोनों हो गए। अरे वाह, फिर तो अति उत्तम कार्य हो गया हम लोग। लास्ट लेक्चर करा दिया था। यस सर। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? डिस्क इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म का पहले करेंगे फिर नॉन यूनिफॉर्म। जिस तरह से यूनिफॉर्म का करेंगे उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म का। लास्ट ईयर 6 महीने में क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था, वही जो एससी वर्मा में था, वही हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। सिग्मा का फंक्शन था ए आर प्लस बी। चलिए, तो खैर फिलहाल हमारे पास ये डिस्क है बच्चों, इसकी थिकनेस कुछ होगी और इसका मास m है और ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। डिस्क हमारी बोर्ड के प्लेन में है बच्चों, वर्टिकल प्लेन में, और एक्सिस ये है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम इसका मास पर यूनिट एरिया अगर लिखें, मास पर यूनिट एरिया, जैसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है बेटा? m अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, kg पर मीटर स्क्वायर होगा बेटा? यस सर। होगा कि नहीं? इसे मास पर यूनिट एरिया कहते हैं। सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसका सिग्मा कैसा होगा? पूरी थ्रू आउट द बॉडी कांस्टेंट होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये सिग्मा आपको फंक्शन दिया जाएगा स्मॉल r रेडियस का, रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन दिया जाएगा, राइट? तो सबसे पहले हम जब भी डिस्क को एलिमेंट्स में ब्रेक करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए तो हम इसको इस तरह का एलिमेंट बनाएंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें आता हो ऑलरेडी। तो सुनो, हम क्या कर सकते हैं, इस डिस्क को रिंग्स में ब्रेक कर देंगे। यानी हम सबसे पहले इसका एक एलिमेंट मानेंगे जो खुद एक रिंग होगी। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि हमने एक रिंग मान ली, ये रिंग मान ली, और ये रिंग हमारी जो है वो r रेडियस की dr मोटाई की रिंग है और इसका मास हमने क्या मान लिया? d। ठीक है?
रिंग क्यों मान रहे? एलिमेंट ऐसा माना जाता है जिस एलिमेंट को रिपीट करके आप बॉडी को जनरेट कर सकते हो। आप खुद विचार करिए, अगर मैं एक बहुत छोटी सी रिंग बनाऊं, फिर उसके ऊपर एक बड़ी सी रिंग, फिर उसके ऊपर एक रिंग और लगा दूं, 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 फिर उसके ऊपर एक रिंग, क्या ये डिस्क बन जाएगी? यस सर। यानी छोटी रेडियस, बड़ी रेडियस, और बड़ी और बड़ी, इस तरह से आप डिस्क बना सकते हो, जीरो रेडियस से लेके कैपिटल आर। तो सबसे पहले इसका मास कैलकुलेट करते हैं कि मास कितना है। तो डीएम कैन बी रिटन एज सिग्मा इनटू डीए बेटा, मास ऑफ एलिमेंट, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया हमको पता है बेटा सिग्मा। तो इतने एरिया में कितना मास होगा, बीच का एरिया नहीं लेना है, इस एरिया का मास कितना होगा, तो ये होगा बेटा सिग्मा इनटू इसका इतने का एरिया क्या होगा। देखो इसका एरिया भी नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर मैं इसको एक जगह से कट करके सीधा कर लूं तो एक तरह से देखा जाए तो एक रेक्टेंगल दिखाई पड़ेगा जिसकी चौड़ाई dr है और जिसकी लंबाई कितनी है 2 पाई r। अरे है कि नहीं बताओ? यस सर। इसको यहां से कट करो और सीधा कर दो, तो ये dr होगी, ये जो dr है, और ये लेंथ कितनी होगी 2 पाई r। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 2 पाई r लेंथ हो गई और विड्थ हो गई 2 पाई r इंटू dr हो गया। यहीं पे यदि यूनिफॉर्म है तो सिग्मा कांस्टेंट होगा, और नॉन यूनिफॉर्म है तो सिग्मा का फंक्शन दिया होगा लाइक ar स्क्वायर प्लस br या a प्लस br या kr स्क्वायर। स्मॉल r का फंक्शन दिया होगा, स्मॉल r इज द रेडियल डिस्टेंस। तो अगर फंक्शन दिया होगा तो यही फंक्शन पुट कर देंगे। फिलहाल डिस्क हमारी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्क है फिलहाल, है ना, तो सिग्मा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, बाद में पुट कर लेंगे। चलो ये बच्चों किसका मास हो गया, इस एलिमेंट का। एलिमेंट खुद क्या है, एक रिंग है, उसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसे हम डी आई कहते हैं। रिंग का क्या पढ़ाया था, एम आर स्क्वायर बेटा, सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस जो परपेंडिकुलर होती है। तो रिंग का मास डीएम है, रिंग की रेडियस आर है, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा। यस सर। होगा कि नहीं बताओ? तो यहाँ से डी आई आ जाएगा डीएम 2 पाई सिग्मा, और ये आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब डी आर, और आई निकालने के लिए हम इस डी आई को, देखिए यही सिग्मा अगर फंक्शन होगा तो सिग्मा का फंक्शन लिखेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, पर यहाँ सिग्मा कांस्टेंट है बेटा, यूनिफॉर्म है, तो ये आर क्यूब डी आर 0 से कैपिटल आर इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये 2 पाई सिग्मा, ये इसका इंटीग्रेशन है r की पावर 4 अपॉन 4 0 से कैपिटल R, तो I आ जाएगा 2 पाई सिग्मा को लिख दे रहे हैं m अपॉन पाई r स्क्वायर, और ये r की पावर 4 अपॉन 4, एक r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, यहाँ ऊपर r स्क्वायर बचेगा, 2 से 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई से पाई खत्म, तो ऊपर m रह जाएगा, r स्क्वायर रह जाएगा डिवाइडेड। हम पहले से ही जानते हैं, है ना, लेकिन यूनिफॉर्म की प्रूविंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम नॉन यूनिफॉर्म का कैलकुलेशन कर सकें। तो यूनिफॉर्म डिस्क का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद पूछेगा तो वो तो हमें ऑलरेडी पता होगा, हम प्रूफ थोड़ी ना करके दिखाएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आ रहा है तो हम लिख देंगे डायरेक्टली, है ना। मेन है नॉन यूनिफॉर्म डिस्क। देखो कैसे बनता है नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन, बनता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्क। उसमें बच्चों आपको क्वेश्चन दे देगा, कैसे दे देगा, आपसे कह देगा जो सिग्मा है ये फंक्शन है, सपोज में ए आर स्क्वायर प्लस बी आर, आर यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस है, ये आपके पास बेटा डिस्क है, और इसके स्मॉल आर ये वाली डिस्टेंस है, स्मॉल आर के साथ सिग्मा की वैल्यू का फंक्शन दे देगा। यानी जैसे आपने देखा कि सिग्मा स्मॉल आर के साथ वेरी कर रहा है, आप तुरंत समझ गए कि इसका मास पर यूनिट एरिया वेरिएबल है, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्क, तो डेफिनेटली mr स्क्वायर बाई 2 तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर ये इसका रेडियस r है तो mr स्क्वायर बाई 2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। फिर क्या होगा, तो आइए फिर हम इसको बेसिक से, यहाँ पर तो हमें मजबूरी है करना ही पड़ेगा इंटीग्रेट, तो बिल्कुल प्रोसेस वही है बेटा कि हम r रेडियस का dr थिकनेस का रिंग मानेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले r रेडियस और dr थिकनेस का मानेंगे, dm निकालिए सबसे पहले बेटा, dm निकालने के बाद फिर di निकालिए,
और फिर आई टी आई को इंटीग्रेट करिए 0 से कैपिटल आर। तो चूंकि प्रोसेस आपके सामने लिखा है, बस यहाँ सिग्मा का फंक्शन पुट करना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लिखिए, इसकी मदद से आप इसको सॉल्व करिए, फटाफट आंसर तक पहुंचिए और आंसर मुझे बताएं। देखो सबने ट्राई कर लिया, कुछ लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। डीएम क्या लिखेंगे बेटा, सिग्मा डीए, सिग्मा का फंक्शन है ए आर स्क्वायर प्लस बी आर, और डीए क्या पढ़ा है बेटा, 2 पाई आर डी आर। तो डी आई क्या होता है बेटा, डीएम इंटू आर स्क्वायर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर स्मॉल आर रेडियस की रिंग है, डीएम का मास इसमें आर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई होता है। तो ए आर की पावर 5 प्लस बी आर टू द पावर 4 2 पाई डी आर। आर स्क्वायर, इस पूरे को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ए आर की पावर 5 बी आर की पावर 4 डी आर, और 2 पाई कांस्टेंट बाहर ले देते हैं 0 से कैपिटल आर। वी विल फाइनली गेट ए लिमिट लगा दे डायरेक्ट, बी आर टू द पावर 5 डिवाइड बाय 1। मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया और लिमिट भी पुट कर दी, इस तरह से हो जाएगा। प्रोसेस समझ आ गया? बेसिक प्रोसेस यही है कि आपको जो एलिमेंट लेना है वो रिंग लेना है, स्मॉल आर रेडियस की, डी आर थिकनेस की रिंग लेना, ठीक है। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की प्रूविंग भी करेंगे बेटा। मुझे याद आ रहा है 2010 के एडवांस की वो इंटीरियर टाइप क्वेश्चन जिनमें उन्होंने वेरिएबल डेंसिटी के सॉलिड स्फीयर दिए थे, इसीलिए प्रूविंग कर रहे हैं। यूनिफॉर्म का तो पता है कि 2/5 mr स्क्वायर होगा जो सेंटर से एक्सिस पास हो। और हॉलो स्फीयर का क्या याद है? हॉलो स्फीयर याद है कि भूल गए? 2/3 में क्या होता था बेटे? 2/3 mr याद है कि भूल गए? सॉलिड में क्या होता था? 2/5। हॉलो का ज्यादा होता था, सॉलिड का कम। याद है क्यों ज्यादा होता है? मैंने कहा सॉलिड में सॉलिड वाली फीलिंग आ रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा लगता है कि ज्यादा होना चाहिए, पर हॉलोज में ज्यादा होता है। तो हॉलो में ज्यादा क्यों होता है, याद है ना? अरे हॉलो में मास दूर दूर है, जितना दूर होगा मास रोटेट करेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मान लो अभी आएगा एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम में, हम अभी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं अपनी एक्सिस के अबाउट, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है कि करने हाथ ऐसे कर लिया, अभी ज्यादा है, अभी ज्यादा है कि पहले था? अभी ज्यादा, क्योंकि हाथों का मास दूर दूर रोटेट कर रहा है ना, हाथों के जो पार्टिकल है उनका रेडियस बढ़ जाएगा। क्यों बेटा? श्योर? नालायक वरुण पूछ रहा है कि तो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे मानेंगे? देखो कैसे निकालेंगे। पहले यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर कर लेते हैं। एक बार यूनिफॉर्म आ जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म भी आ जाएगा। अगर ये मास पूरे वॉल्यूम में है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना चाहते हैं, तो इसकी जो डेंसिटी होती है बच्चों को क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। याद करो, ये कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर है बेटा, तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन जब यूनिफॉर्म होता है तो डेंसिटी कांस्टेंट होती है, और जिसकी वैल्यू होगी मास अपॉन स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब या 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। बताओ बेटा? यही यदि नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होगा तो डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, डेंसिटी का एक स्मॉल आर के साथ फंक्शन दिया जाएगा। तो प्रोसेस आना चाहिए। यूनिफॉर्म के लिए प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म का सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम जानते हैं कि 2/5 mr स्क्वायर। प्रजापति समझ रहे बेटा? समझा करो। राजा है तुम्हारा नाम, राजा, प्रजा का पति है ना, राजा। और बेटा शाबाश राजा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड स्फीयर को कैसे जनरेट करते हैं? तो हम सेल मानते हैं बेटा। एलिमेंट क्या मानते हैं यहाँ पे? स्फेरिकल सेल मानते हैं, स्मॉल आर रेडियस का, डी आर मोटाई का एक सेल मानते हैं। और इस सेल की मोटाई है डी आर। सबसे पहले सेल ही क्यों? तो आप देख रहे हो सेल के बाहर सेल लगाते जाओगे तो क्या सॉलिड स्फीयर बन जाएगा? हाँ जी, नहीं बनेगा। तो सबसे छोटा सेल 0 रेडियस का, सबसे बड़ा सेल कैपिटल आर रेडियस। यानी सेल के बाहर सेल फिट करते चले जाएंगे
तो हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले सेल का अगर मास डीएम है बच्चों, हालांकि हम डीएम कैलकुलेट करेंगे, तो इस सेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई, क्या वो 2/3 mr² के फॉर्मूले से 2/3 dmr² नहीं होगा? सेल का तो यही होता है। क्या हुआ, काहे मुस्कुरा रहे हैं? तुम दोनों सुधर जाओ, हैं दोनों का सर पकड़ के नहीं चलने दिया करो, उसमें क्या लोग को पता तो चले। दोनों कितने, दो बच्चे हमारे अवनी और श्रेया कितने शैतान हैं। अब की बार दोनों को सर पकड़ के ऐसे करा देंगे, समझ रहे, कोलिजन करवा देंगे दोनों। आ जाओ, चले आगे बढ़े। अभी अगला नॉन यूनिफॉर्म वाला केस मैं नहीं करवाऊंगा। यस सर। मार घंटा सही कर दूंगा दो। और शाबाश। तो अगर इस सेल का मास dm है तो इस एक्सिस के अबाउट सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ा है हम लोगों ने, 2/3 mr²। सेल का मास कितना है बच्चों, dm, तो 2/3 सेल का मास dm है, सेल की रेडियस स्मॉल r है, तो स्मॉल r²। लेकिन dm कैसे निकलेगा बेटा, तो dm हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बताओ बेटा। यस सर। इस एलिमेंट का जो मास होगा वो एलिमेंट की डेंसिटी, जो मटेरियल की डेंसिटी और मटेरियल का वॉल्यूम। अब यहाँ गड़बड़ी हो जाती है, बच्चे इसका वॉल्यूम ले लेते हैं 4/3 पाई आर क्यू। अरे हम इस इतने का मास ले रहे हैं भाई, वॉल का मास जो सेल माना है, सेल के मटेरियल तो यही है ना, यहाँ कहाँ सेल है, यहाँ का मास है। अरे समझ रहे हो बच्चों? यस सर। वही तो आ देखो, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, किसी भी अगर हम वॉल वाली सरफेस का वॉल्यूम निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, एरिया इनटू थिकनेस नहीं निकालते हैं। अगर मान लो थोड़ा इस कागज की कुछ वॉल्यूम होता है इस कागज का, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालना है, ये एरिया इनटू थिकनेस। भले इसकी थिकनेस माइक्रोमीटर में है, पर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो ये एरिया और एरिया के परपेंडिकुलर वाली थिकनेस सिलेंडर लेते हो जैसे, नहीं लेते। तो अगर इस पूरे वॉल का पूरा एरिया कितना है, वॉल का पूरा एरिया कितना है बेटा, तो वॉल का पूरा एरिया है 4πr²। अरे है कि नहीं, और थिकनेस कितनी है dr, ये वॉल्यूम हो गया। अरे हो गया कि नहीं? यस सर। समझो भाई, समझो इसको डाइजेस्ट करो इसको। इसके अगर मैं सोचो ना, इसके अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, मैं सेल के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं ऐसे, सोचो ये अगर छोटा सा टुकड़ा होता तो अगर इसका एरिया dA है और इसकी थिकनेस प्लेट जैसा ना होता, इसकी थिकनेस dr है, तो dA एरिया होता, dr थिकनेस है, ये इसका वॉल्यूम होता कि नहीं? ऐसे इसके मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, तो सभी में dA1 into dr plus dA2 into dr plus dA3 into dr सबका सेम होगा। dr कॉमन लोगे, dA1 dA2 सारा एरिया जोड़ के 4πr² हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो एरिया इनटू थिकनेस से आप विचार करिए, कई बार आएगा, क्लास 12 तक जाएगा ये यहाँ पे। अभी आप पढ़ रहे हो, फिर आगे ये कई जगह आपको मिलेगा। क्लास 12 में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा, फिर और आगे और मिलेगा, तो कई जगह ग्रेविटेशन में भी मिलने वाला है। ग्रेविटेशन में हम लोग कुछ प्रूविंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर डीएम की वैल्यू जो आएगी वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दीज वॉल्स है ना। इन वॉल्स का वॉल्यूम की थिकनेस dr है, एरिया 4πr² है, तो एरिया इनटू थिकनेस। बच्चों समझ आ गया ना। यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो डेंसिटी का फंक्शन दिया जाएगा। जैसे जेईई एडवांस 2010 में क्वेश्चन आया तो उन्होंने दो स्फीयर दिए थे, एक दिया था r/r और एक में दिया था ρ0 r⁵ डिवाइड बाय r⁵। दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछा था, 4 नंबर का एडवांस का क्वेश्चन था। बोले इस स्फीयर की डेंसिटी का फंक्शन ये है, दूसरे स्फीयर की डेंसिटी का फंक्शन ये है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 है, इसका i2 है, दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछा था, है ना। तो अभी यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है तो स्फीयर की डेंसिटी का फंक्शन आपको मिल जाएगा। अभी हम यूनिफॉर्म लिख रहे हैं तो डेंसिटी की वैल्यू सीधे सीधे मास अपॉन वॉल्यूम से निकाल के रख देंगे, है ना। तो चलो अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया di लिख लेते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di क्या है, 2/3 dm r²। तो 2/3 dm है ρ into 4πr² dr into r², और 4π रो बिल्कुल कांस्टेंट है, यहाँ पर रो का फंक्शन नहीं है। डेंसिटी अगर वेरिएबल होगी तो यही रो का फंक्शन लिख देना बस, है ना, बाद में इंटीग्रेट करना।
तो ये 8 पाई रो डिवाइड बाई 3 r की पावर 4 dr 0 से कैपिटल R, तो ये आ रहा है 8 पाई रो बाई 3 इंटीग्रेशन के बाद r की पावर 5 बाई 5, तो यहाँ पर 8 पाई बाई 3 रो है 3m बाई 4 पाई r क्यूब, और ये है r की पावर 5 बाई 5, 4 पाई से 2 8 पाई जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 3 से 3 जाएगा। आप देखिए ऊपर 2m है, नीचे 5r, ऊपर r स्क्वायर रह जाएगा, नीचे r क्यूब का। तो ये तो हम पहले से जानते थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आने वाला है, 2/5mr स्क्वायर। फॉर्मूला तो हमने पहले से पढ़ रखा है ना बेटा। मेन ये था कि हमें इसकी प्रूविंग करनी थी, मेथड सीखना था कि सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा कि हम एक सेल मान लेंगे r रेडियस dr थिकनेस का, और उस सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसे इंटीग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ आपको जो जी में क्वेश्चन आएगा उसमें रो का फंक्शन दिया जाएगा, रो यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म भी अगर आ गया तब तो हमें फॉर्मूला याद रहेगा। यूनिफॉर्म का तो हम 2/5mr स्क्वायर रट के रखेंगे ना, वो तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। इसको कॉपी करो, और इस क्वेश्चन में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें हमें डेंसिटी का फंक्शन दिया है, डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ r, रो नॉट r बाई r, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है बच्चों, इसकी रेडियस इस एक्सिस का अबाउट। सुनो एक बात, ये फंक्शन को लिखने का तरीका होता है रो एज ए फंक्शन ऑफ r। अभी आप कैलकुलस नहीं पढ़े, 12th में जाओगे तो देखोगे कि इस रो एज ए फंक्शन ऑफ r है, ये फंक्शन ऑफ r लिखा है, ये इनटू नहीं लिखा है, इतना समझते हो। जैसे फंक्शन ऑफ x लिखा है इक्वल टू x स्क्वायर, यानी ये एक x का फंक्शन, इसे y लिख लेते हो आप, जो x स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं, कुछ समझदार बच्चे हो तो सोचते हैं f into x लिखा है, एक x से x उड़ा दो, ये नहीं करना है। ये पता लगा तुमने यहाँ से हाथ उठा दिया है ना, तो समझदारी थोड़ी कम है अभी। तो ये सिंपल ऐसे समझो कि रो लिखा हुआ है, बस रो इक्वल टू रो नॉट r। ये कहना चाह रहे हैं कि केवल r का फंक्शन है, मतलब सिर्फ r के साथ वेरी कर रहा है। r नहीं चेंज होगा तो नहीं चेंज होगा, r चेंज होगा तो चेंज होगा। ओके, तो रेडियस कैपिटल R है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालिए, r की पावर 5/5 का अपने आप निकालिए। चलिए करिए, क्वेश्चन पूछो। हाँ प्लास क्या पूछे सर, इसका जो कैलकुलेशन है वो बिना हॉलो स्फीयर का यूज किए कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दूसरा कैलकुलेशन होगा। सॉलिड स्फीयर को अगर तुम ऐसे काटो, कभी देखा टमाटर को ऐसे काटते हैं? हाँ, डिस्क में। तो डिस्क निकलेगी, लेकिन उसमें थिकनेस वेरिएबल होगी। ऐसा नहीं है, चाहो तो ऐसे कर सकते हो। अगर इसको आप यहाँ से x या y डिस्टेंस पे dy थिकनेस की अगर आप डिस्क मानो, ये dy मोटाई मान लो, तो ये जो रेडियस होगी, ये इस रेडियस की वैल्यू आप पाइथागोरस से √r² माइनस y², तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r स्मॉल r स्क्वायर बाई 2 होगा, और यहाँ से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दोगे, और इतना 0 से लेके -r या -r से +r कर दो। अब यहाँ से लेके +r है, नीचे -r होगा, तो इंटीग्रेशन करोगे -r से +r, या 2 टाइम्स कर दो 0 से r इंटीग्रेट करके, तो डिस्क बना के भी कर सकते हो। बट जनरली जो क्वेश्चन बनता है हमारे उसमें वो रेडियल r का फंक्शन दिया जाता है। नो हम प्रूविंग यूनिफॉर्म को तो कैसे भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हमें स्मॉल r का फंक्शन दिया गया है तो हम सेल बना के ही प्रूव, क्योंकि स्मॉल r की हम एलिमेंट ऐसा मानते हैं कम से कम उसको तो यूनिफॉर्म मान सके। जब स्मॉल r रेडियस की सेल मानेंगे तभी तो यूनिफॉर्म, क्योंकि स्मॉल r के साथ ही बदलेगा, और सेल में स्मॉल r फिक्स हो जाएगा, तो एलिमेंट ऐसा हो जाएगा जिसकी डेंसिटी को कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सेल का फार्मूला लगा पाए। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर को तो डिस्क मान के कर सकते हैं, इसमें ज्यादा मुश्किल आएगी क्योंकि इसमें r के साथ वेरी कर रहा है। जो डिस्क बनेगी वो डिस्क अपने आप भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि डिस्क ऐसी जब डिस्क बनाओगे यहाँ अलग डेंसिटी होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग, है ना। बाकी यूनिफॉर्म को डिस्क से करोगे तो भी लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट आएगा, दोनों तरह से कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको वो तरीका बताया जिस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ भी ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है, तो स्मॉल r का सेल लेके इसलिए बताया क्योंकि ये स्मॉल r का ही फंक्शन मोस्टली आपको एग्जाम में मिलता है, और यूनिफॉर्म तो हम चाइनीज का कोई मेथड ना लगाएंगे, यूनिफॉर्म का तो हम सीधे सीधे लिखेंगे, पागल कुत्ते ने थोड़े ना काटा कि हम डिराइव करेंगे वहां से। आओ तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, सेल मानते हैं।
स्मॉल आर रेडियस का dr थिकनेस का सेल मान लिया बेटा। इसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस dr। फिर इस सेल का मास निकालते हैं बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सेल मानने के पीछे दो वजह है, एक तो एलिमेंट जब भी वेरिएबल डेंसिटी हो तो एलिमेंट ऐसा मानो जिसमें डेंसिटी को कांस्टेंट एज्यूम किया जा सके, तो dr इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। एंड देखो r अगर फिक्स है तो डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं, वी कैन एज्यूम दैट दिस इज अ यूनिफॉर्म सेल। तो यूनिफॉर्म, दूसरी चीज हम छोटे सेल और बड़ा सेल लगाते जाएंगे तो हम उस बॉडी को जनरेट कर पा रहे हैं, यानी हम सेल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर रो dv, तो रो आ जाएगा आपका बेटा, फंक्शन लिख दो रो नॉट r बाई r, और dv है 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, ये dm आ जाएगा। फिर di जो होगा वो 2/3 dm r स्क्वायर, ये यूनिफॉर्म सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। सबसे पहले वॉल्यूम, फिर मास, फिर dm di, तो 2/3 dm, इसमें 2/3 r स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 हो जाएगा 8 रो नॉट पाई बाई 3r r स्क्वायर, और मल्टी r की पावर 3 तो पहले से था, r की पावर 5 dr आ जाएगा, है ना। फिर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो 8 रो नॉट पाई डिवाइड बाई 3r इंटीग्रल r की पावर 5 dr 0 से कैपिटल R, तो ये 8 रो नॉट पाई r की पावर 6 डिवाइड बाई 6 3r इंटू 6 है, तो ये 2 से 4 और 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 पाई रो नॉट r की पावर 5 डिवाइड बाई 9। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रही बात? इस तरह से सही है, ऐसे लग रहा था गलत काट दिया। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सही है ना? शाबाश वरुण बेटा। अब सुनो, परिवर्तन क्या हो सकता है एग्जाम में, फंक्शन बदलता रहे। ये फंक्शन हो सकता है रो बराबर के आर स्क्वायर, फंक्शन हो सकता है रो नॉट r की पावर 5 अपॉन r की पावर 5, ये फंक्शन हो सकता है रो नॉट 1 माइनस r के पावर r। जितने मन उतने सवाल करते रहो, मैथ बदल जाएगी, बस यहाँ जो फंक्शन लिखे वही बदलता रहेगा, प्रोसेस थोड़े ना चेंज हो जाएगा, इसलिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि सेट प्रोसेस है, मैथमेटिक्स है। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट वही है। इसलिए सर ने 2 सवाल प्रैक्टिस कर लिए, घर पे खेल खत्म हो गए, तब नहीं होती इन सवालों में बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ब्रेन यूज नहीं हो रहा, फिजिक्स बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रही, मैथमेटिकल टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जुड़ी हुई 2 थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, एक है पैरेलल एक्सेस थ्योरम, एक है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, और उनका यूज करेंगे फिर लास्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी हैविंग कैविटी। तो यहाँ से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हर सवाल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज होता है, इसलिए आपको आरबीडी पढ़ने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना जरूरी है ही, ठीक है। चलो, पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आप लिख लो कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो 1 डायमेंशनल हो, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो, चाहे वो 3 डायमेंशनल, चाहे वो रॉड्स हो उनके लिए वैलिड है, चाहे वो डिस्क हो उनके लिए वैलिड है, स्फीयर, सिलेंडर, कोर या टेढ़ी मेढ़ी बॉडी है, सभी के लिए वैलिड है। जबकि हम जो दूसरी थ्योरम पढ़ेंगे वो केवल परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, वो केवल प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। बच्चों तो ये थ्योरम क्या कहती है? इट इज अ 2 एक्सेस थ्योरम, इट इज ए 2 एक्सेस थ्योरम। 2 एक्सेस इस थ्योरम में इन्वॉल्व होती है बेटा, कौन कौन सी? एक एक्सेस जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है, और दूसरी एक्सेस जो कहीं और से पास होती है परंतु इस वाली एक्सेस के पैरेलल होती है। अगर हम किसी बॉडी में कोई भी 2 एक्सेस ले लें, शर्त यह है कि दोनों एक्सेस कैसी होनी चाहिए? आपस में पैरेलल, नाम ही है पैरेलल एक्सेस थ्योरम, है ना। और दूसरी शर्त यह है उन 2 में से एक कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास। तो स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम कहता है, स्टेटमेंट कि जो आई होगा, अब जो दूसरी वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया
प्लस md स्क्वायर के बराबर होता है। I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, there are two axes which are parallel to each other and one of them is passing through the center of mass। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस m into d square, where m is the mass of body and d is the distance between these two parallel axes। सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के पैरेलल जो एक्सिस है उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। बस बच्चे क्या है, जोश में ध्यान नहीं देते, जहां पैरेलल एक्सिस दिखी वहीं लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमने कहा कि डिस्क है और एक एक्सिस ये ले ली एक ये ले ली, तो इसमें पता है, हमने कहा इसमें बताओ तो सीधे शिफ्टिंग कर देते हैं। यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते शाश्वत? क्योंकि दो में से कोई भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है। बात समझ रहे ना? जैसे थिन रॉड है, थिन रॉड में एक एक्सिस यहाँ ले लें, एक एक्सिस यहाँ ले लें और सेंटर ऑफ मास यहाँ है। क्या इन दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों में से कोई भी सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है ना बच्चों? तो सेंटर ऑफ मास से पास होनी बहुत जरूरी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ से और निकल कर आता है कि कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से नहीं पास हो रही, प्लीज ध्यान दें, कोई भी एक्सिस जो सेंटर मास से नहीं पास हो रही होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली पैरेलल एक्सिस में कुछ ना कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा। राइट बेटा? यस सर। यानी कि अगर कोई मुझसे कहे सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हो तो एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स आंसर विल बी सेंटर ऑफ मास। यानी एक फैक्ट है जो आप लिख सकते हैं कि ए बॉडी हैज मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिनिमम शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, कहां से पास होगी बेटा? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मतलब कभी कोई आपसे कहे कि इस बॉडी का मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, किसी गिवन एक्सिस, कोई आपको एक्सिस का ओरिएंटेशन बता देगा, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो कुछ भी हो जाए एक्सिस पास कहां से करेंगे बेटा? सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे। एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होगा। आइए हम इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। फोटो नहीं बेटा देवांशी, लिखना पड़ेगा। हाँ? बुकलेट आना भूल गई, बहुत बढ़िया बेटा, तुम अपने आप को नहीं भूली। चलो, तो यहाँ पर बेटा हम बात कर रहे थे, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। कितने भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, मोस्टली क्वेश्चंस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होती है। कौन सी थ्योरम? हमेशा याद रखो, ध्यान सुनो, कैसे सोचोगे क्वेश्चन के बारे में। मैक्सिमम क्वेश्चन में आप ऐसे सोचना, जब भी आपको कोई बॉडी दी जाए और कोई एक्सिस दी जाए और आपसे कहा जाए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए बेटा, तो आप क्या करोगे? श्रेया ध्यान कहां है? किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, बहुत ध्यान समझिए। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या आप उस एक्सिस के अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हो। अगर आप उस एक्सिस के अबाउट सीधे सीधे फॉर्मूला जानते हो तो आप फॉर्मूला लिख लेना। अगर वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से नहीं पास हो रही है या कोई स्टैंडर्ड एक्सिस नहीं है, कोई फॉर्मूला रटा हुआ नहीं है, तो सबसे पहले जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है उस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस बना लेना, कहां से? सेंटर ऑफ मास। और उन दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की कोशिश करना, क्योंकि जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी, आई एम 100% श्योर एंड इन 99% केसेस यू कैन से कि वो कोई ना कोई स्टैंडर्ड एक्सिस होगी जिसका रिजल्ट तुमको याद होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमसे कहा जाए कि एक रॉड है हमारे पास, एक थिन रॉड है, इस रॉड का मास जो है बेटा वो m है और लेंथ l है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। राइट? और ये जो यहां से डिस्टेंस है वो l/4 की डिस्टेंस है। अब वैसे तो हम इसके लिए कुछ तरीके आपको और बता चुके हैं, 2 रॉड मान लो आप इसको बता चुके हैं। यस सर। लेकिन
अब हम चूंकि पैरेलल एक्सेस थ्योरम पढ़ चुके हैं तो इस तरह से नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा इस एक्सेस के अबाउट है, तो पहले हमने विचार किया कि क्या ये कोई स्टैंडर्ड एक्सेस है, क्या हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, आंसर आया नहीं जानते हैं। फिर हमने इसके पैरेलल एक एक्सेस कहां से पास कर दी, तो हमने कहा भैया एक सेंटर पर। क्या इसके अबाउट जानते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल सर इसके अबाउट तो जानते हैं, ml स्क्वायर बाई क्या होता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, L बाई 4 होगी। अरे होगी कि नहीं? यस सर। तो हमने कहा कि भाई इन दोनों में लगा देंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम, तो I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। I हमको चाहिए, I सेंटर ऑफ मास है ml स्क्वायर बाई 12 और d की वैल्यू है L बाई 4 का स्क्वायर। तो यहां से ये ml स्क्वायर बाई 16 है, LCM 48 आएगा, यहां पर 3 यहां पर 4, तो 7 ml स्क्वायर डिवाइड बाय 40। ये मैं निकलवा चुका हूं, आंसर याद होगा, ठीक है। लेकिन हमने पैरेलल एक्सेस थ्योरम से इस बार किया। पिछली बार हमने इन्हें दो रॉड मान लिया था, इधर वाली m by 4 और l by 4 लेंथ की रॉड मान ली थी, इधर वाली 3m by 4 थी। ये भी एक तरीका है, तब हमने ये पढ़ा नहीं था, जुगाड़ू तरीका लगा रहे थे, है ना। देखते चलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि रिंग है बेटा, रिंग, ये रिंग है। हमने कहा रिंग की एज से पास होने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या है। तो सबसे पहले आपने कहा कि सर ये ध्यान से देखिए, रिंग कैसी रखी है, हॉरिजॉन्टल। अरे देख पा रहे हो कि नहीं, और एक्सिस वर्टिकल है, तो ये एक्सिस रिंग के प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर। आप इस एक्सिस के पैरेलल एक कहां से पास कर दोगे, ऐसे आपने पास कर दी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से तो पास होनी नहीं। तो आपने कहा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। अगर इसका मास है रेडियस r, फिर आपने कॉन्सेप्ट लगाया I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास क्या होगा रिंग का, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा रिंग का, 2mr स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये एक्सिस की बात हो रही है, ये रिंग है और इस एक्सिस की बात। जब रिंग हम ऐसे बनाते हैं तो एक्सिस ये वाली होगी, अरे होगी कि नहीं। और हमने इन दोनों एक्सिस, ये सेंटर मास वाली है, ये इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया है, पैरेलल एक्सिस। अरे लगा दिया है कि नहीं, समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको मैं भी 4-5 छोटे-छोटे एग्जांपल लिखूंगा, आप इसको कॉपी करिए, उनको आप सॉल्व करेंगे फटाफट बिना टाइम किल किए हुए। जल्दी से कॉपी कर लो, आओ बेटा फटाफट करो, एग्जांपल्स करो जरा फटाफट। देखो बेटा ये डिस्क है, बात नहीं बेटा श्रेयांश, बात नहीं, बहुत गलत। इस एक्सेस के अबाउट ये डिस्क है, मास है, रेडियस r है। ये ऐसे भी एक्सेस को दिखा सकते हैं, मतलब यहां पर डिस्क हॉरिजॉन्टल है, एक्सेस वर्टिकल है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर एज से पास हो रही है। यहां पर ऐसे दिखाओगे तो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एज से पास, दोनों एक ही बातें हैं। इस तरह से दिखाएंगे तो एक्सेस ये वाली हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल दिखाएंगे तो एक्सेस ये हो जाएगी। मास m रेडियस r है, मैं लिखता जा रहा हूं, आप करते चलो, मैं धीरे धीरे सब लिख दे रहा हूं। ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकालते चलो, करते चलो। ये सॉलिड कोन है, कोन तो दिख ही रहा है, सॉलिड लिखते हैं बस। ये हॉलो कोन है, एक्सिस ये। बताओ बेटा पहला क्या आएगा, जिस एक्सिस के अबाउट चाहिए उसके पैरेलल हम सेंटर ऑफ मास से पास करा दें, तो I सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2, और शिफ्टिंग कितने की करेंगे बेटा, r की, md स्क्वायर की जगह क्या आएगा, mr स्क्वायर, तो 3/2 mr स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं, यस सर। यहां पर देखो बेटा
ये R सॉलिड स्फीयर है, इसके अबाउट चाहिए, तो ये हमें पता नहीं है, तो हम इसके पैरेलल कहाँ से पास कर देंगे, सेंटर सेंटर। ऑफ मास। तो ये आ जाएगा I = 2/5 mr² प्लस mr²। अरे आएगा कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पर इसी तरह से इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास कर देंगे, I सेंटर ऑफ मास है 2/3 mr² प्लस mr², ये आएगा ना। इसी तरह से यहाँ पर बेटा ये mr²/3/10 mr² होगा और ये डिस्टेंस r होगा। तो अगर I मुझे चाहिए तो I होगा 3/10 mr² प्लस mr², और यहाँ पर आएगा इस एक्सिस के सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है बेटा, ये है mr²/2 प्लस mr²। एक क्वेश्चन चलिए अब आप करिए जरा इसको। एक ये हाफ डिस्क है, हाफ डिस्क, और इसका मास m है, रेडियस r है। इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना हो। r रेडियस की हाफ डिस्क है, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना। सर डिस्क है ना, डिस्क है ना, डिस्क है, हाफ डिस्क बोल तो रहे, सुन नहीं रहे हो तुम। इस हाफ डिस्क डिस्टेंस क्या है? मिड में है सर, सेंटर ऑफ मास इसका मिड में है। क्या मिड है? मिड से बहुत इजी है ना। कौन सा मिड, कैसा मिड? अरे अगर एक इसके जो रेडियस के मिड में हो तो mr²/2 ये हो जाएगा। अरे तुम्हें सर वो ये डिस्टेंस नहीं पता, तो अगर ये r/2 पता हो ये तो ये नहीं हो जाएगा। सर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है इधर दूसरे ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास? अब देखिए ना ये क्या होती है, भूल गए आप हाफ डिस्क में। 2r/5 गधे कहेंगे 2r/5 नहीं होता था, ये क्या होता 4r/3 होता था। 4r/3 सॉरी। ये डिस्टेंस याद करिए, हाफ डिस्क प्राय देखो फॉर्मूले भूल जाते हो, हम यहाँ से प्रूविंग कराने में लगे हुए। याद आ गया। याद आ गया। ये वाली डिस्टेंस क्या होती थी, 4r/3। सेक्टर का नहीं पढ़ा था, सेक्टर में 2r sin β/3 बीटा। भूल गए? ये बताओ इस फॉर्मूले से निकाला था बीटा π/2 रख के, 4r/3 बताओ भाई क्या आएगा। सर एक सेकंड निकल रहा है। जैसे एग्जाम के बाद टाइम ले, थर्मोडायनामिक्स कवर करो सब लोग सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि हम एसटीएम इलास्टिसिटी फ्लूइड पहले कवर करेंगे, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स एंड में पढ़ाएंगे, हीट तो हम पढ़ाए जा रहे हैं सेशन में। थर्मोडायनामिक्स के क्योंकि सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े तो उसको एंड में पढ़ेंगे, आप उसके पहले उसको कवर करेंगे। उसकी आवाज थोड़ी ठीक क्या है बताओ, ध्यान से देखना। इसमें COM के अबाउट पूछा गया है, मतलब प्लस करते चले जाओ, हर जगह प्लस प्लस लिखे, फ्रांस ने कर भी दिया है, सबने प्लस ही किया। हमें पता है, आदत में पड़ जाता है ना, इसलिए बताइए तो दिया है थोड़ा सा हमने क्या कहा, दो एक्सेस होनी चाहिए, तो एक ये वाली एक्सेस हमें निकालना है, इस एक्सेस के अबाउट हमें पता होना चाहिए। इस एक्सेस के अबाउट मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, वही होगा जो पूरी डिस्क का होगा। वही तो सर ऐड ही तो होगा, माइनस कहाँ होगा? कदे हो तो देखो, इसके अबाउट अगर I मान लें तो I इज इक्वल टू ICOM प्लस md²। I पता है mr²/2, ICOM निकालना है, अच्छा। और D है कितना 4r/3।
3 पाई। अच्छा तो आई सी ओ एम क्या है? बस एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एम हाथ लगाओ 4r बाई 3 पाई का होल स्क्वायर। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। बताओ बेटे। अच्छा चलो एक सवाल और करो छोटा सा। एक कोई टेढ़ी मेढ़ी बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास है, देयर आर टू एक्सिस, यहां से a डिस्टेंस पे है, एक b डिस्टेंस पे है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 2ma स्क्वायर I1 और I2 बताना है कितना होगा, I2 बताना है। I1 गिवन है, I2 बताना है, मास m है, मास m है। चलो बताओ क्या है। अब बोल। क्या मैं ये लिख सकता हूँ I2 बराबर I1 प्लस m टाइम्स a प्लस b का स्क्वायर, दोनों पैरेलल एक्सिस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस a प्लस b। यस सर। हाँ गलत जवाब, गधे कह दिए। क्या I1 I2 में कोई भी सेंटर मास से पास हो रही? तो I1 I2 के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा ही नहीं सकते। फ्रांस जितनी बार आपको बताया फिर भी आप भूल जाते हैं। तो अब ये बताइए मुझे कैसे निकलेगा I1 की वजह से I? पहले आप इन दोनों में लगा के ICM निकालिए, फिर इन दोनों में लगाइए। दो बार किया है? शाबाश वरुण। तो मान लेते हैं ये ICM है, तो देखो I1 बराबर ICM प्लस MA स्क्वायर है कि नहीं? ये 2MA स्क्वायर ICM प्लस MA स्क्वायर। तो ICM क्या जा रहा है बेटा? इट्स MA स्क्वायर, राइट बेटा? अब आ जाओ यहाँ देखो I2 चाहिए, तो वंस अगेन ICM प्लस MB स्क्वायर। तो ये MA स्क्वायर है ICM यहाँ से, तो it is M times A स्क्वायर प्लस, दिस इज आवर आंसर। ठीक है? तो पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी हैविंग कैविटी इन नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास। ठीक।